डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो शिवसेना के सांसद हैं, जिन्होंने अपना सफर, राजनीतिक सफर शुरू किया था एक नगर सेवक के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हुए वो आज लोकसभा के सम्मानित सदस्य हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल शेवाले जी की। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात और पिछला कार्यकाल आपका एक नगर सेवक के रूप में, महानगर पालिका के कार्यकाल का, और एक पूरी तरह से सांसद के रूप में हम आपसे मिल रहे हैं। वो भी ऐसे सांसद से जिसके कार्यकाल में जब पहली लहर आई थी कोरोना की, जो शहर और जो जगह सबसे ज़्यादा चर्चा में आई थी, धारावी, उस धारावी पैटर्न के आप नायक बनकर उभरे। हालांकि धारावी ने बहुत ही एक पैनिक क्रिएट किया था, लेकिन आप लोगों ने वो धारावी पैटर्न ही नाम मिल गया, वो आप लोगों की एक मेहनत रही। वो क्या था, कैसे आप लोगों ने उसे मैनेज किया था? जब मुंबई में पहली लहर आई थी कोरोना की, तो पूरा पैनिक सिचुएशन हुआ था। और धारावी में जब भी पहला कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट दिखाई दिया, तो पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मीडिया के माध्यम से भी एक डर पैदा हुआ कि अगर धारावी में पेशेंट ज़्यादा बढ़ेंगे तो मुंबई को धोखा हो सकता है, महाराष्ट्र को भी उसका धोखा हो सकता है। तो इसके लिए हमने जो मार्च में पहला पेशेंट दिखाई दिया धारावी में, जैसे ही पहले पेशेंट के बाद, पॉजिटिव पेशेंट दिखने के बाद, हम लोग ने इमीडिएट एक एक्शन प्लान बनाया। असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर और लोकल जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उनकी एक हमने टीम बनाई और उसके तहत हमने ये डिसाइड किया कि धारावी में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगे। उस टाइम ऐसा वक्त था कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी डॉक्टर थे वो डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए भी डरते थे। तो और कॉर्पोरेशन के पास लिमिटेड टीम थी, क्योंकि धारावी की जो आबादी है, पॉपुलेशन 10 लाख की आबादी है, उसके ज़्यादा ऊपर ही ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। और अगर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना है तो 1000 के ऊपर डॉक्टर वहाँ पे या स्टाफ लगेगा। तो वो दिक्कत कॉर्पोरेशन के पास आ रही थी। तो मैंने जो लोकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर वहाँ पे धारावी में कुल मिला के अराउंड 1200 डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ आएंगे तो कॉर्पोरेशन को भी हेल्प होगी और स्क्रीनिंग का काम पूरा हो जाएगा। तो हमने 5 लोगों की एक टीम और 5000 लोगों को स्क्रीनिंग का उनको जिम्मेदारी दी। तो 5 लोगों की टीम में जो प्राइवेट डॉक्टर्स, कॉर्पोरेशन का स्टाफ, ये मिलके ऐसे 200-250 डॉक्टर धारावी में पूरे स्क्रीनिंग के लिए आए। उन्होंने, उनकी भी हेल्प हुई। और डोर टू डोर स्क्रीनिंग की वजह से ये आइडेंटिफाई हुआ कि कितने पेशेंट्स हैं और कितने पेशेंट की वजह से स्प्रेड हो सकता है। और उसके बाद कम्युनिटी स्प्रेडिंग जहाँ पे होता है कोरोना का, जो टॉयलेट हो, क्योंकि टॉयलेट वहाँ पे एक टॉयलेट का यूनिट 100-200 लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग हो रहा था। तो वो कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे हमारी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीम है, उन्होंने वहाँ पे जो अपना स्क्रीनिंग करने के बाद जो सैनिटाइजर का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। सभी जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग के यहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम करने की वजह से और पैरेलल स्क्रीनिंग करने की वजह से, और धारावी में इन हाउस ही हम लोग ने हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि धारावी के पेशेंट्स अगर बाहर भी जाते थे तो कोई लेते भी नहीं थे। तो इन हाउस पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्रीनिंग और ये सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम करने की वजह से धारावी में जो पेशेंट्स है वो कम होते दिखाई दिए अपन को। और वही पैटर्न लोगों को जैसे धारावी एक डर बैठा था धारावी के नाम से, फिर लोग धारावी को फॉलो करने लगे, कितने कम हुए, कितने हुए, यानी धारावी एक पैटर्न उस तरह से भी बन गया था कि लोग ठीक हो रहे हैं, अच्छा धारावी में ठीक हो रहे हैं। यानी मुंबई में भी अब उसका पॉजिटिव असर पड़ने लगा था, अच्छा लगने लगा था। इसमें आपने बड़ा साइंटिस्ट वगैरह लोगों से भी आपने बात की थी वैक्सीन्स वगैरह को लेकर, तो वो क्या मामला था? क्योंकि जनता जानना चाहती है ऐसी चीज़ों को जो उनके जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। बहुत से जनप्रतिनिधि घर बैठे रहे, कई जनप्रतिनिधि छोटे से लेके ऊपर तक के, नगर सेवक से सांसद तक के। तो आप तो खुद जनता में उतरने के कारण आप खुद भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो वो क्या चीज़ थी जो आपको ले गई कि अब साइंटिस्ट से भी बात करनी चाहिए, डॉक्टरों से भी बात करनी चाहिए? साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे PSU है और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनका मेन ऑफिस साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रॉम्बे में, तो वहाँ पे भी साइंटिस्ट है, वो पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो ऐसे वक्त ये पैनिक सिचुएशन में उनका टेक्निकल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट लिया तो लोगों को हेल्प हो जाएगी। यही सोच के मैंने BRC के चेयरमैन है व्यास, उनके साथ बात की।
उन्होंने भी जो दिक्कतें आ रही थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, उसमें पूरी हेल्प की। जो उनके 3-4 प्रोडक्ट हैं जो कोविड-19 के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उन्होंने अभी लेटेस्ट एक मास्क बनाया हुआ है जो अभी WHO, इवन ICMR ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को कहा कि डबल मास्क आप पहनो। और डबल मास्क पहनने के लिए लोगों को दिक्कत आती थी, लेकिन अभी BRC ने एक मास्क जो बनाया है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का मास्क है और वो डबल मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक सेंसर सिस्टम बनाई है, उस सेंसर सिस्टम के माध्यम से जिसका भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर काउंट होता है। और तीसरा उन्होंने ऑक्सीजन के लिए बहुत ही हेल्प किया। ऑक्सीजन की शॉर्टेज पूरे मुंबई में लास्ट मंथ में बहुत ही था, तो उसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बनाया खुद का। एक सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे यूटिलाइज करके प्लांट बना के अभी वहाँ पे 50 kg के 10 सिलेंडर फिलिंग की वहाँ पे सिस्टम है। वहाँ पे इन फ्यूचर वो एक्सपैंड करके और बड़ा पैमाने पे वहाँ पे प्लांट बनाने वाले। तो BRC के साइंटिस्ट हो या मेडिकल टीम हो, इन्होंने भी धारावी हो या हाँ, पूरे आपके इलाके के, हाँ, पूरा हेल्प किया हुआ है। तो ये आप ये जो ऑक्सीजन की कमी थी उस वक्त में, उस वक्त आपने पहल की थी, आपने पत्र व्यवहार भी किया था केंद्र सरकार के साथ में, तो उसका कितना प्रभाव पड़ा और आपके अपने प्रभाव से कितना आप करवाने में सफल रहे? ऑक्सीजन का जब भी शॉर्टेज हुआ था तभी हम लोग ने प्लानिंग किया, जैसे BRC का मैंने जिक्र किया। उसके बाद RCF भी यहाँ पे, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र, उनको भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने शताब्दी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का शॉर्टेज था और एक दिन ऐसा हुआ था कि शताब्दी हॉस्पिटल के सभी पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन अभी RCF ने एक नया प्लांट वहाँ पे बनाने का निर्णय भी लिया और उसका पूरा टेंडर ये प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है। विद इन 1 वीक में इंस्टॉल भी हो जाएगा। और जो BPCL है यहाँ पे बहुत सारी PSU है, BPCL के माध्यम से पूरे मुंबई शहर की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उसका एक बड़ा प्लांट चेंबूर माहौल में बनाया जा रहा है। आपने इस मामले को पूरा आयुष्मान योजना के तहत और महात्मा फुले योजना के तहत इसमें शामिल करने की बात कही थी, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? वो पहले लहर में आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स है पॉजिटिव जो, वो आपको स्लम इलाके में दिखाई दे रहे थे। सेकेंड वेव में आपको मिडिल इनकम ग्रुप या हायर राइज बिल्डिंग है वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स हैं। और पहले लहर में एक ही फैमिली में एक ही मेंबर को कोरोना होता था, लेकिन सेकेंड वेव में पूरी की पूरी फैमिली को कोरोना हो रहा है। अगर जितने भी मिडिल इनकम ग्रुप हो या हायर इनकम ग्रुप तो अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है। लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप का भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था कि मिडिल इनकम ग्रुप जितने भी छोटे मोटे नर्सिंग होम है उसके ऊपर डिपेंड थे। और वो नर्सिंग होम की जो रेट्स है, अब अगर आप देखा जाए तो एक पेशेंट के लिए 10 दिन का और 12 दिन का 1.5 लाख का पैकेज है। और अगर पूरी फैमिली 5 मेंबर की फैमिली अगर पूरी कोरोना वायरस के पीड़ित हो जाएगी तो साधारण 6-7-8 लाख उनको पूरा खर्चा आता था और वो बेयर करने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम होते थे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि जो यहाँ पे महात्मा फुले आरोग्य योजना है और केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना है वहाँ पे 5 लाख का कैप है, यहाँ पे भी 5 लाख का कैप है। तो वो अगर इस दायरे में कोरोना की जो ट्रीटमेंट है उनके दायरे में लाते हैं तो पूरा मिडिल इनकम ग्रुप को हेल्प हो जाएगा। और उसके तहत मुझे खुशी की बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि म्यूकरमाइसिस के जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको महात्मा फुले आरोग्य योजना के माध्यम से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो वो भी बड़ी राहत मिडिल इनकम ग्रुप को मिली है कि ये राज्य सरकार की तरफ से है। अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई सरकार का भी पॉजिटिव ये चल रहा है। आने वाले मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में वो उसके बारे में निर्णय लेंगे। एक थोड़ा सा हटकर सवाल के, आप सांसद शिवसेना के हैं, केंद्र में सरकार, एक तनातनी का माहौल महाराष्ट्र और केंद्र के बीच में चलता रहता है, लेकिन एक सांसद के रूप में जब आपको करना होता है तो बहुत ही सभी जन क्योंकि एक तो आप तो पहले सीढ़ी से चुन कर गए हुए हैं, तो आप कनेक्शन 1 to 1 है, तो लोगों की उम्मीदें भी आपसे ज़्यादा बढ़ती हैं। लोग ऊपर से जब आ जाते हैं सांसद बनकर तो वो कनेक्शन आम आदमी से नहीं होता है, तो वो कितनी तकलीफ़ आती है लोगों तक मदद पहुंचवा पाने की और फिर उनको निकाल लेने की उस परेशानी से, क्योंकि ये तो महामारी है, चारों तरफ हाहाकार जैसी स्थिति है। तो वो कनेक्शन कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं, वैसी दिक्कतें बहुत ही आती है क्योंकि लास्ट ईयर जब भी पहले लहर आई थी तभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल NGOs हो, इन्होंने बहुत ही इनिशिएटिव लेके काम किया। लेकिन अभी लास्ट ईयर से पूरी इंडस्ट्री बंद होने की वजह से
सबके फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन है, तो सेकंड लेयर के टाइम बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये राष्ट्रीय आपत्ति अभी तक घोषित नहीं करने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितना फंडिंग आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम स्पेशल जी, पैकेज जी, डिक्लेयर जी। किया था, इस बार वो पैकेज नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत। स्टेट गवर्नमेंट ने तो रिक्शा वाले हो, जो घर में काम करने वाली महिला हो, इनके लिए पैकेज डिक्लेयर किया हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मिडिल इनकम ग्रुप इसमें बहुत ही सफ़र हो रहा है और उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सेंट्रल से भी रिलेटेड है और स्टेट से रिलेटेड है। तो जो इश्यूज़ है वो सेंट्रल के सामने रेस करके पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितनी अपेक्षा है वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। जैसे आप मुंबई महानगर पालिका से लेकर सांसद तक, और जब मुंबई महानगर पालिका की तारीफ होती है, सुप्रीम कोर्ट करता है कि भाई इस पैटर्न को इस्तेमाल कीजिए, दिल्ली को बोलता है, केंद्र को बोलता है, तो भीतर से आपको भी गर्व होता होगा उस मुंबई निश्चित रूप से मुंबई का महानगर पालिका तो यानी कि मेरा स्कूल है, जहाँ से मैं जी, पूरी जी। राजनीति और या प्रशासकीय काम का पूरा वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट जब भी मुंबई महानगर पालिका की सराहना करते हैं तो खुशी की बात होती है, गर्व महसूस होता है। और लेकिन राज्य सरकार को कितना पाते हैं? राज्य सरकार, उद्धव सरकार इस मामले में बहुत ही लोगों के आकर्षण के केंद्र में रही कि उसने महाराष्ट्र की इस पैंडेमिक को बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति बयानबाजियों की वजह से कहीं कहीं महाराष्ट्र को दरकिनार किया जाता है, तो तब आपको कितना दर्द होता होगा? बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि उद्धव साहब को मैंने नज़दीक से देखा, उनके काम करने के तरीके मुझे नज़दीक से पता है। जब भी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चेयरमैन था तब भी कोई भी आपत्ति होती थी मुंबई पे, तो उनकी एक वर्किंग सिस्टम अलग सिस्टम है, वही एक्सपीरियंस लेते आज वो कोरोना वायरस के संकट के सामने लोगों को हेल्प करने का काम कर रहे हैं। और उनकी वजह से जो भी वो एक्चुअली मीडिया के सामने ज़्यादा आते नहीं, लेकिन वो 24 आवर्स कोरोना वायरस का सामना कैसा करना चाहिए, ऐसे उनकी बहुत सारी प्लानिंग रहती है। इवन डॉक्टर जितना भी टास्क फोर्स है उनके मेंबर्स अभी खुद ही बोलते हैं कि उद्धव साहब वो बोलते कम है, करते ज़्यादा और नहीं, उनको लगता है कि हमारे से ज़्यादा उद्धव साहब को मेडिकल नॉलेज ज़्यादा है। अभी उनको डॉक्टर वो बोलते हैं हमारे से ज़्यादा यही डॉक्टर लग रहे हैं, इतना मीन्स काम वो कर रहे हैं। और उनकी प्लानिंग की वजह से आज महाराष्ट्र हो या मुंबई में जो कंट्रोल दिखाई दे रहा है, तो उनकी वजह से और उनकी प्लानिंग की वजह से ही हो रहा है। तो बहैसियत सांसद राहुल शेवाली जी अपने आप को और कैसे पाते हैं कि देखिए एक आपका चुनाव क्षेत्र हो गया, आपने उसको बड़े खूबसूरती से हैंडल करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा मुंबई शहर आपका अपना है, उसे आप लोगों ने एक अपना बना के रखा। आमची मुंबई का जो कॉन्सेप्ट है आपका, मी मुंबई का रामची मुंबई, तो उसमें आपका कितना योगदान रहेगा और क्या पाते हैं और क्या सजेशंस और साथियों को अपने देना चाहेंगे? मुंबई के लिए तो हर बार, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी इश्यूज रहते हैं जो मुंबई से रिलेटेड, उसके बारे में हर बार पार्लियामेंट में मैंने क्वेश्चन रेज किए हुए। मेरा पहले से ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाए तो डेवलपमेंट प्लान 2034, ये हमारा एक्चुअली जब भी मैं चेयरमैन था तब से स्टार्ट हुआ था। अगर मुंबई को इंटरनेशनल सिटी बनाना है तो डीपी 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लास्ट जो डीपी है डेवलपमेंट प्लान, ओनली 9% इम्प्लीमेंट हुआ है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल जितनी भी सिटी डेवलप हुई है, उन्होंने नया कुछ किया नहीं, उन्होंने उनका डेवलपमेंट प्लान डीपी वो 100% इम्प्लीमेंट किया है। तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं हर टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुंबई का डेवलपमेंट प्लान अगर इम्प्लीमेंट करना है तो अराउंड आई थिंक 14 लाख 600 करोड़ की पूरी उसका बजट है। वो बजट अगर मिलेगा मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तो ही डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट होएगा और तो ही मुंबई इंटरनेशनल सिटी बन सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से मुंबई का जो बजट प्रोविजन है 5000 करोड़ ओनली डीपी की इम्प्लीमेंट करने के लिए पर ईयर है। तो 5000 रुपीज़ पर ईयर अगर डीपी इम्प्लीमेंट करने के लिए तो 100 ईयर वो डीपी इम्प्लीमेंट करने को लगेगा। और डीपी का पीरियड है, एवरी डेवलपमेंट प्लान का पीरियड 20 ईयर्स का रहता है, 20 साल के लिए वो प्लानिंग किया रहता है। अगर 20 साल में वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इंटरनेशनल सिटी नहीं बनेगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते, क्योंकि पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिटेशन होती थी, लेकिन केंद्र सरकार को हर बार बजट में यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीपी इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर मुंबई के लिए स्पेशल फंड और डीपी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी अगर मुंबई को बनाएंगे, क्योंकि मुंबई का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें 40-60% जो लैंड है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन बाकी बैलेंस जो लैंड है 30-40 जो रेशियो जो बैलेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास है। यहाँ पे बीपीटी है, रेलवे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, आरसीएफ जैसे मैंने कहा, डिफेंस है। इन अथॉरिटी की जगह पे जो डेवलपमेंट प्लान की रिजर्व प्लॉट है
वो अगर कॉरपोरेशन को जब भी मिलेंगे तभी सिटी डेवलप होएगी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लॉट कभी भी कॉरपोरेशन को मिलते नहीं जो पब्लिक तो ये रिलेटेड समस्या पब्लिक ये एमिनिटीज समस्या है। तो आती इसके लिए है। मुंबई में ये दिक्कत है, तो ये वो सॉल्व करने का पूरा टारगेट है। एक पेडियाट्रिक ये आपका कोविड का मामला है, इसको लेकर आपकी कैसी क्या भूमिका और इसको कैसे हैंडल करना चाहते हैं? नहीं, कोविड से रिलेटेड फर्स्ट वेव में तो हमने पूरा देखा कि 45 के अबाव उनको ज़्यादा हो रहा था। अभी सेकेंड वेव में आप देखें तो 18 टू 45 के एज में ज़्यादा। थर्ड वेव में जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि थर्ड वेव में बच्चों लोग को ये हो सकता है, क्योंकि बिलो जो 18 के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं है, उनके लिए मेडिकल SOP भी नहीं है। तो वो बच्चों को अगर कोरोना होता है तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए पूरा, और आप देखेंगे मुंबई हो या रूरल एरिया में पेडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुंबई में भी लिमिटेड हॉस्पिटल है, उनके वेंटिलेटर्स अलग है, उनके ICU अलग है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रहता है। तो उसके लिए पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर जी हाँ, और आपने वो आदरणीय पत्राचार किया है। मुख्यमंत्री जी के पहला लेटर लिखा कि आप इमीडिएट जब जम्बो कोविड सेंटर बनाते टाइम पेडियाट्रिक एक यूनिट, उसका एक अलग से भी इंतजाम या हो। नहीं तो एक पेडियाट्रिक जम्बो कोविड सेंटर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे खुशी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में पहला पेडियाट्रिक टास्क फोर्स फॉर्म किया है, और टास्क फोर्स के सजेशन के माध्यम से पूरा पेडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए, वो एक अच्छी 18 से 45 वालों के अभी बीच में आया था, कुछ लोगों को बहुत एक फेज का इंजेक्शन शुरू ही वैक्सीन शुरू ही हुई कि उसे बंद करना पड़ा हमारी कमी की वजह से। और अभी भी 50-60 के ऊपर वालों को, 45 से 55 वालों को भी बीच में रोक दिया जा रहा है कि पहले 60 के ऊपर वालों को दिया जाए। तो ये जो कमी आई है और लहर भी आई है, तो इसे कैसे हैंडल किया जाए, इस पर आप क्या कर रहे हैं, केंद्र से क्या मांग कर रहे हैं? एक्चुअली पॉलिटिकल बैन देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट पूरी हाँ। फेल्यूर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब भी तीनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड और तीसरी कंपनी को जब भी परमिशन दी थी, तभी उन्होंने जो पॉपुलेशन के अगेंस्ट, जो डिमांड के अगेंस्ट जो सप्लाई है, उसका पूरा प्लानिंग करना चाहिए था। वो प्लानिंग न करते हुए जब भी स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में जितने भी डोज प्रोड्यूस हुए थे, तो उसमें से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बाहर के कंट्री को दिए। तो ओवरऑल जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज है, इवन यूएसए ने जितनी अपनी पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट जितनी भी कंपनीज है, प्रॉपर उनका प्लानिंग से पूरा नहीं किया। प्लानिंग अब जैसे फर्स्ट वैक्सीन 30 डेज का आपने कहा, फिर 45 दिन ले गए, अब 84 दिन लेके जा रहे हैं। तो जो पहले एक ऐसा शख्स जिसने फर्स्ट वैक्सीन लिया हो, वो 30 डे के बाद इंतजार कर रहा है और उसके बाद 45, चलिए 45 भी कर रहा है, अब 84 डेज तक वो तो आधा तो सुबह से चला जा रहा है। एवरीडे कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन everyday, है। पूरी नई गाइडलाइन आ रही है, तो इसके लिए पूरा तो इसमें आप किस तरह की पहल करेंगे? नहीं, इसके बारे में मैं PM ऑफिस, इवन हेल्थ मिनिस्ट्री से, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री को खुद मिलने को गया था वहाँ पे भी। तो यही उनको कहा कि आपकी प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए कन्फ्यूजन का। और सबसे पहले उन्होंने जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है जो ग्लोबल टेंडर निकाला, यहाँ मुंबई ने भी निकाला, बहुत सारे स्टेट ने भी निकाला, उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए ICMR की और DGCI की जो परमिशन है वो उनको देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक सिर्फ 3 कंपनी को परमिशन मिली है। बाकी कंपनियां इंटरेस्टेड है बॉम्बे में या देश में सप्लाई करने के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको परमिशन मिलनी चाहिए वो न मिलने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। जितने भी ग्लोबल टेंडर है उसकी डेट एक्सटेंड करनी पड़ रही है। तो उसके लिए भी मैंने PMO को रिक्वेस्ट की थी कि एक 1 विंडो सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए और फास्ट ट्रैक के माध्यम से उनको इमीडिएट परमिशन मिलनी चाहिए। और कोल्ड स्टोरेज का भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। फाइजर का कोल्ड स्टोरेज का डिफरेंट रेशियो है, सब कंपनी के डिफरेंट डिग्री के रेशियो है, तो उसके अगेंस्ट कोल्ड स्टोरेज की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाना चाहिए। तो ये पैरेलल चीज़ें जब भी होएगी तभी देश का पूरा वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये इसमें पूरा केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ना होती। अब आपने सही कहा कि इस पे पॉलिटिकल बयानबाजी से बचना है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी कहीं ना कहीं उन लोगों को। कुछ चलते चलते अपने विभाग के लोगों को, मुंबई शहर के लोगों को, महाराष्ट्र राज्य के लोगों को कोई एक संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहें? ये दौर ऐसा है कि वो किसी न किसी पैटर्न को तलाशते हैं। कोई अच्छी बात आप बोलें, देखिए लोग उठा लेते हैं, हाथों हाथ लेते हैं। नहीं, लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो अपनी तरफ से लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। ये सिचुएशन में जो भी WHO की गाइडलाइन हो, ICMR हो, स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट हो,
वो, क्योंकि पहले लहर का गाइडलाइन अलग था, सेकेंड लहर का, पर आने वाले थर्ड लेयर में लोगों की जान ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो जो इंस्ट्रक्शन लोगों को दिए है वो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन इसके अगेंस्ट आपको बचा सकता है, लेकिन उससे वैक्सीन से भी ज़्यादा जो गाइडलाइन दी है वो अगर आप स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप खुद बच सकते हैं। तो आप खुद बचेगा तो आपका परिवार बचेगा, आपका परिवार बचेगा तो देश बचेगा। राहुल जी, आप हमारे शो में आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी। कई अन्य विषय छूटे हैं जो मुंबई शहर से जुड़े हुए हैं, उस पर फिर कभी आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे राहुल शेवाले जी, जिनका धारावी पैटर्न चर्चा में आया और धारावी एक आदर्श बनकर उभरा। उस धारावी की बात हम कर रहे हैं जहाँ को लेकर पूरे विश्व में एक अलग भूमिका होती है, लेकिन राहुल शेवाले ने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे राहुल शेवाले पूरे मुंबई शहर में अपने कार्यों को दें। एक व्यक्ति की नहीं, बात पूरे समाज की है। उनकी गाइडलाइंस जो उन्होंने बताई, सरकार की गाइडलाइंस को, उसे आप भी फॉलो करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। यही उनका भी कहना है, यही हमारा भी कहना है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? राहुल शेवाले जी से संबंधित कोई आप बात कहना चाहें, हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुंचा सकते हैं। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है हमें राहुल शेवाले जी की पूरी टीम को, DRV की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।